आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम अपने क्विज के अंतर्गत 3 से 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और मुझे लगा कि इन पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं क्विज को मैं लेकर आप सब तक आया हूं। तो प्रत्येक दिन आपकी क्विज के जो वीडियो होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड रूप में आप तक पहुंचेंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक दिन क्विज की संख्या 10 हो, 5 हो। यदि एक भी क्विज बनती होगी एक दिन के पेपर से तो वो भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। और ये जो क्विज नंबर पड़ा हुआ है, जैसे क्विज नंबर 34, तो ये जो क्विज नंबर 34 पड़ा हुआ है, इसी क्रम से ये जो क्विज होती है ये आप तक शेयर की जाती है, आपके ग्रुप में शेयर की जाती है। जो आपका जो आपका कम्युनिटी टैब है यूट्यूब चैनल का, उसमें इसी नाम से ये क्विज शेयर की जाती है, इसी क्रम से शेयर की जाती है, इसलिए इसका क्रम मैंने वही रखा है। तो आज हम 34 नंबर क्विज देखने वाले हैं और समझेंगे कि क्या है इस क्विज में, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझने का पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वायर लेबनान से संबंधित है। लेबनान एक देश है और हाल ही में ये चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि इसका एक शहर है बेरूत और बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, जिसके कारण ये शहर जो है चर्चा में था, ये देश चर्चा में आ गया था। अब उसी से संदर्भित है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वायर लेबनान से संबंधित है। पहला है मार्टरस स्क्वायर, दूसरा है ट्राफाल्गर स्क्वायर, तीसरा है तियानमेन स्क्वायर और चौथा है लिबर्टी स्क्वायर। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्विज है इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें कि कौन सा सही हो रहा है, इनमें से कौन सा स्क्वायर सही है, तो उस पर बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के जो भी स्क्वायर मतलब चौराहा, जैसे आप आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चौराहा, उसी तरह से जैसे आपके यहाँ पे दिल्ली में यदि हम जाएं तो कनॉट प्लेस है, उसी तरह से जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं उनकी चर्चा होती है। तो इसमें कौन सा आपका लेबनान से संबंधित है उसी की बात करना था। तो लेबनान के संबंध में यदि हम देखते हैं तो जो है मार्टरस स्क्वायर, ये आपके लेबनान में देखने को मिलता है और लेबनान का जो शहर है बेरूत, वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। दूसरा आता है ट्राफाल्गर स्क्वायर। ट्राफाल्गर स्क्वायर की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही चर्चा में है, ऐतिहासिक है और ये आपके लंदन में आता है। ठीक है, लंदन में आता है और 1805 में इसको स्थापित किया गया था। जब नेपोलियन के खिलाफ युद्ध हुआ था तब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ट्राफाल्गर स्क्वायर कहाँ पे हो गया? ये लंदन में हो गया। मार्टरस स्क्वायर कहाँ पे हो गया? आपका लेबनान में हो गया। यदि हम बात करें तियानमेन स्क्वायर, ये भी लगातार चर्चा में रहता है। तियानमेन स्क्वायर ये कहां से संबंधित है? ये चीन में है आपका तियानमेन स्क्वायर और ये लगातार चर्चा में रहता है। चीन के किस शहर में है? बीजिंग में है। ठीक है, तो तियानमेन स्क्वायर आपका बीजिंग में हो गया। फिर चौथी बात आती है लिबर्टी स्क्वायर। लिबर्टी स्क्वायर की यदि हम बात करें तो यह है ताइवान में। ठीक है, और ये जो स्क्वायर जितने भी मैंने दिए हैं ये सारे इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई विद्रोह उठता है, तो जो धरना प्रदर्शन होता है, जो प्रोटेस्ट होता है, वो इन्हीं महत्वपूर्ण स्थानों पर होता है। जैसे चीन में जो तियानमेन स्क्वायर है, इसकी अपनी एक अलग इतिहास है, खूनी इतिहास है। इसी तरह लिबर्टी स्क्वायर जो ताइवान में है उसका भी अपना इतिहास है। तो इन चीजों के बारे में भी आपको नजरें बनाकर रखनी है। अब बात आती है कि इस प्रश्न की चर्चा मैंने क्यों किया है। इसमें आपको बता दें कि 2 स्क्वायर और आपको याद रखने, एक है रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर की हम बात करें तो ये आपके रूस के मॉस्को में है। रेड स्क्वायर ये भी आपको पता होना चाहिए और रेड स्क्वायर के साथ साथ एक और आपको पता होना चाहिए, पता होगा ही, टाइम्स स्क्वायर। टाइम्स स्क्वायर जो है ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण स्थल है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं कि इस प्रश्न की चर्चा मैंने क्यों की है। इस प्रश्न की चर्चा हमने इसलिए किया है, ये बहुत धुंधला आ रहा है लेकिन मैं बता देता हूं कि ये था लेबनानीज प्रोटेस्टर कॉल फॉर सस्टेन्ड अपराइजिंग। और अभी हाल ही में लेबनान में ये जो मांग चल रही थी, ये कल के न्यूज़पेपर की घटनाक्रम है, कल के समाचार पत्रों में लेबनान से संबंधित ये न्यूज चर्चा में थी और इसमें बताया गया था कि जो लेबनान का, जिसकी बात अभी हमने किया, तो जो लेबनान का जो ये स्क्वायर था, कौन सा स्क्वायर था यहाँ पे?
मार्टरस स्क्वायर। तो मार्टरस स्क्वायर पे जो प्रोटेस्टर थे, ठीक है, जो प्रोटेस्टर थे वो इकट्ठा हुए थे और वो जो सत्ता पक्ष है उसका जो एक प्रकार से बोले तो उससे चाहते थे कि सत्ता पक्ष के जो भी लोग हैं वो इस्तीफा दें। और आज जो सुनने में आया है अभी 4 घंटे पहले कि लेबनान की जो सरकार थी उसने इस्तीफा दे दिया है। तो मतलब जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, ये प्रोटेस्ट जाकर एक प्रकार से देखें तो सफल रहा है। और एक चीज यहीं पे और जान लीजिए, एक प्रश्न यहां से और बन सकता है कि लेबनान में जब ये बेरूत में जो ये विस्फोट हुआ अमोनियम नाइट्रेट का, उसके बाद किसी वैश्विक स्तर के यदि राजनेता ने, राष्ट्र प्रमुख ने लेबनान का दौरा किया तो पहले जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रॉन, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस के जो प्रमुख हैं उन्होंने लेबनान की यात्रा की है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी से बाएं से आकर मिलती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी से बाएं से आकर मिलती है। ठीक है, मतलब कृष्णा नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो बाएं से आकर कृष्णा नदी में मिलती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो चलें ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आपको जवाब देना है। ठीक है, और इसमें यदि हम बात करें कि इसमें से कौन सा होगा, अभी आगे हम बात भी करेंगे कि हमने इस प्रश्न को क्यों रखा है। तो जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जो तंत्र है उसको यदि हम देखें और इन विकल्पों पर ध्यान दें तो आपको देखने को मिलेगा जो भीमा नदी है और जो मूसी नदी है। मूसी नदी की बात करें तो जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद शहर से होकर ये नदी बहती है। तो भीमा और जो मूसी नदी है ये बाएं से आकर कृष्णा नदी में मिलती हैं। और कृष्णा नदी की यदि हम बात करें तो आप सबको पता होगा कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक स्थान के पास से इस नदी का उद्गम होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों थी। तो इसका भीमा और मूसी ये दो विकल्प इसके सही हैं। तो आपका होमवर्क बनता है कि आप जाके कृष्णा नदी तंत्र की जो भी नदियां हैं, चाहे वो दाएं से आकर मिलती हैं या बाएं से आकर मिलती हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए, मैप में उनको अंडरलाइन किया जाना चाहिए और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इसकी चर्चा हमने क्यों किया है, तो एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में कल के, नो कंप्रोमाइज ऑन शेयर ऑफ कृष्णा वाटर सेज मिनिस्टर। ये तेलंगाना के मिनिस्टर थे, इन्होंने बोला था कि जो विवाद चल रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, विशेषकर कृष्णा नदी को लेकर, उन्होंने बोला कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, जल के बंटवारे पर किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और उसी के बाद से जो है ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया, ये नदी तंत्र आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। यदि हम इस नदी तंत्र के बारे में देखें तो ये आपका मैप है, थोड़ा सा मैंने दिखाने का प्रयास किया है इस मैप में। यदि आप इसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे दो चीजें, क्या कि आपकी जो कृष्णा नदी है कहां से जाती है, ये आपकी है कृष्णा नदी, ये आपकी जा रही है कृष्णा नदी। ठीक है, और ये जो कृष्णा नदी जा रही है इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं कौन कौन सी हैं, जैसे मैंने प्रश्न में क्या देखा कि किस तरफ से बोला गया था, बाएं तरफ से आने वाली। तो बाएं तरफ कौन सा हो गया, ऊपर की तरफ से। तो ये देखिए मूसी नदी, क्योंकि मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, ये मैंने बताया था। इधर से आपकी भीमा आ गई, ये भीमा भी यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, तो भीमा हो गई, दूसरा हो गया मूसी, ये दोनों उत्तर से आके मिलती हैं। दूसरी बात यदि हम करें तुंगभद्रा की, तो तुंगभद्रा कहां से जा रही है, ये दाहिने से जाकर इसमें मिल रही है तुंगभद्रा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको मैप देख लेना है, नदी तंत्र के बारे में चीजों को अंडरलाइन कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, लोक अदालत के संबंध में आपको विचार करना है। और लोक अदालत का ये प्रश्न मैंने क्यों लिया है, जैसे पूर्व में बता रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न को पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद उसके कारणों को देखते हैं। तो लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। कह रहा है लोक अदालत को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा है लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लोक अदालत का आयोजन कर सकते हैं। अब इसमें आपको विचार करना था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो लोक अदालत के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा वो आपको यहाँ पे बताना था।
चलें, तो लोक अदालत की यदि हम बात करें तो आप सब जानते होंगे कि जो लोक अदालत है मतलब लोगों की अदालत। लोक अदालत मतलब क्या हो गया? लोगों की अदालत। मतलब इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के माध्यम से इसका गठन हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 39A जोड़ा गया था। आर्टिकल 39A जो जोड़ा गया था, इसमें बात किया गया था आर्थिक न्याय की, और आर्थिक न्याय की संकल्पना को फलीभूत करने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें था कि जो भी गरीब परिवार हैं, जो भी निर्धन परिवार हैं, जिनको एक प्रकार से देखें न्यायिक सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि न्यायिक जो सहायता है अब इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी उच्च एक प्रकार से देखें तो बहुत महंगी हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि इतनी महंगी जो न्यायिक व्यवस्था है उसका वहन हर कोई नहीं कर सकता, उसके खर्च का वहन हर कोई नहीं कर सकता है। तो इसी को देखते हुए कि किस प्रकार से आर्थिक न्याय की व्यवस्था सभी के लिए उपलब्ध कराई जाए, तो उसी में लोक अदालत का कॉन्सेप्ट आया। यदि कोई गरीब परिवार है, किसी प्रकार से यदि व्यवस्था कर भी लेता है कि वो न्यायालय तक जाएगा, हाई कोर्ट तक जाएगा या जिला न्यायालय तक जाएगा, तो वहां पे तो पहले से लाखों केस पेंडिंग में पड़े होते हैं और न्याय में देरी होती है। तो न्याय में देरी ना हो, गरीब को भी न्याय की पहुंच हो सके, गरीब तक न्याय की पहुंच हो सके, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए लोक अदालत का गठन किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जब 39A जोड़ा गया जिसमें आर्थिक न्याय की बात हुई, तो उसी के बाद से लोक अदालत की चर्चा छिड़ गई थी। और यदि हम बात करें कब से लागू हुआ, तो 9 नवंबर 1995 से यह लागू हुआ। 9 नवंबर 1995 से लोक अदालत लागू हुआ, लोक अदालत के प्रावधान लागू हुए। यदि हम बात करें एक महत्वपूर्ण बात कि लोक अदालत में जाने से पहले जरूरी है कि दोनों पक्ष सहमत हों। एक महत्वपूर्ण बात है दोनों में, जैसे यदि आप कोई न्यायालय जाता है तो जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष सहमत हों तभी आप न्यायालय जाएं, लेकिन लोक अदालत के संबंध में जरूरी है कि दोनों पक्ष सहमत हैं तभी आप लोक अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने समझ लिया। और पहला जो है, पहला कथन सत्य है। दूसरे की यदि हम बात करें तो लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। निश्चित रूप से ये जो निर्णय है अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। और बात करें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की, तो ये दोनों जो न्यायालय हैं ये लोक अदालत का आयोजन कर सकते हैं, मतलब इसका डी विकल्प सही है। अब इसकी चर्चा हमने क्यों किया है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये कह रहा है DSLSA ऑर्गेनाइज फर्स्ट ऑनलाइन लोक अदालत। यदि हम बात करें DSLSA तो आप इसमें जाएंगे तो लिखा है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी अंडर द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर ऑनलाइन लोक अदालत हियर ऑन सैटरडे। तो नई दिल्ली में पहली बार DSLSA के द्वारा ऑनलाइन लोक अदालत का गठन किया गया था। तो उसी के लोक अदालत का आयोजन किया गया था, तो उसी के संदर्भ में ये पूरा प्रश्न आपका बना है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो कल के समाचार पत्र में जाकर इन खबरों को आप, इन समाचारों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो लोक अदालत के संबंध में यदि कोई प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न बनता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सबका अब गलत नहीं होगा। और मैं आपसे यह भी चाहता हूं कि जो भी आप बनाते हैं पेपर वाइज इसका एक नोट्स भी बनाते चलें, या विषय के आधार पर एक नोट्स बनाते चलें, जिससे प्रारंभिक परीक्षा के समय में आपको सहूलियत होगी। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न बनता है वो निश्चित रूप से 80% प्रश्न होते हैं जो समसामयिक घटनाओं से जुड़े हुए पृष्ठभूमि से पूछे जाते हैं। तो जब आपको पता होगा कि किस पृष्ठभूमि से प्रश्न बन सकते हैं, पृष्ठभूमि आपके पास पता होगी कि वर्ष भर कौन से मुद्दे चर्चा में रहे हैं, तो आप उन मुद्दों को यदि डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने से यूपीएससी में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। 3 बार मैंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई किया है, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आप तक साझा कर रहा हूं। ठीक है, चले अब इसमें कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम पारित किया गया था। दूसरा है भारत में पूर्ण देयता का नियम भोपाल गैस मामले में रखा गया था। अब आप सबको पता होगा
कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। और भोपाल गैस त्रासदी अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 19 साल आप कह सकते हैं, 20 साल कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि क्यों इसकी चर्चा मैंने किया है, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इनमें से कौन से कथन सत्य हैं आपके अनुसार वो आपको बताना है। सबसे पहली बात है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम पारित किया गया। ये कथन आपका सत्य है, ठीक है। जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, बहुत सारे लोग जो आसपास के थे, जो वहाँ पे कार्य करते थे, जिस प्रकार से उनके परिवारजन उनसे बिछड़ गए, उनसे छिन गए एक प्रकार से कह लीजिए, तो उसके बाद से कि जो लोग उन पर आश्रित थे, जो अब दुनिया में नहीं रहे भोपाल गैस त्रासदी के बाद, तो उन परिवारों को, उन व्यक्तियों को जो किसी पर आश्रित थे, उनको किस प्रकार से एक प्रकार से देखें तो आर्थिक सुरक्षा मुहैया की जाए, उसके लिए इस बीमा अधिनियम का गठन किया गया था, इस बीमा अधिनियम को लागू किया गया था। ये तो सत्य है। दूसरा कह रहा है, भारत में पूर्ण देयता का नियम भोपाल गैस मामले में रखा गया था। गलत है, क्योंकि एक मामला था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो MC मेहता का जो मामला था भारत सरकार के विरुद्ध, उसके बाद से इसमें रखा गया कि भारत में पूर्ण देयता का नियम लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, MC मेहता का मामला आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें कि इसकी चर्चा हमने क्यों किया, तो इसमें तो पहली बात ए विकल्प सही उत्तर है। चर्चा हमने क्यों किया वो मैं दिखा देता हूं। यह है राइट्स पैनल 6 रिपोर्ट फ्रॉम सेंटर। आप जानते हैं जब भोपाल गैस त्रासदी हुई तब बात हुई कि लोग जो लोग परिवारजनों को खो चुके हैं और उन्हीं पर आश्रित थे, तो उनको किस प्रकार से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो केंद्र सरकार और स्थानीय राज्य सरकार के सहयोग से उनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था की गई कि मिनिमम अभी प्रारंभ में 500 रुपये की पेंशन मिलेगी और आगे चलकर 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो ये लगातार चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ विवाद भी था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके हस्बैंड, जिनके पति इसमें जो है एक प्रकार से देखें तो इनकी मौत हो गई थी और उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, वो पेंशन से एक प्रकार से देखें तो जुड़ नहीं पा रहे थे। तो उसी को लेकर एक मामला था, क्योंकि केंद्र सरकार ने राशि दे दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको उससे जोड़ा नहीं जा सका था। तो उसी को लेकर ये मामला था और इसमें एक पिटीशन दाखिल की गई थी और उसी पर अब फैसला आया है कि इनको आप जल्द से जल्द, जो भी विधवाएं थी उनको जल्द से जल्द इस योजना के तहत इस शर्त के अनुसार पेंशन मुहैया कराई जाए। तो इसी के माध्यम से मैंने इस प्रश्न को यहां पे रखा है, ठीक है। तो ये था पेंशन इशू ऑफ भोपाल गैस सर्वाइवर, ठीक। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपको पता हो और किस प्रकार का विवाद चल रहा वो पता हो, तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। और आज का लास्ट प्रश्न, क्योंकि 3 से 4 क्विज जो भी महत्वपूर्ण होते हैं वो मैं चर्चा करता हूं। आज का लास्ट प्रश्न है, अब आपको बताना है। इसमें कह रहा है, फेसबुक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम फेसबुक का है। दूसरा कह रहा है, इंटरनेट साथी कार्यक्रम को फेसबुक द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। और तीसरा है, यूथ स्पार्क प्रोग्राम फेसबुक ने स्कूली शिक्षा को डिजिटलाइज करने के लिए प्रारंभ किया था। इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप बताएंगे कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। और आपको पता होना चाहिए फेसबुक के बारे में, फेसबुक हुआ आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये लगातार भारत में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौते कर रहे हैं। तो इनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। जैसे हम यदि बात करें वी थिंक डिजिटल, तो वी थिंक डिजिटल जो प्रोग्राम है ये आपके फेसबुक का प्रोग्राम है और इसमें टारगेट है कि 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 7 राज्यों से ये महिलाएं होंगी, मतलब 7 राज्यों के ग्रामीण प्रवेश से संबंधित 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का फेसबुक का प्रोग्राम है वी थिंक डिजिटल। ये तो आपका सत्य है। दूसरा है इंटरनेट साथी। इंटरनेट जो साथी कार्यक्रम है ये तो 2015 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये गूगल का कार्यक्रम है और इंटरनेट साथी गूगल टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर आयोजित कर रहा है, जिसका विस्तार पंजाब और उड़ीसा राज्य के लिए है।
पंजाब और उड़ीसा राज्य के लिए है। इसमें भी ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को डिजिटल साक्षर किया जाएगा। तीसरा है यूथ स्पार्क। यूथ स्पार्क जो प्रोग्राम है ये है माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसमें जो युवा हैं, युवा वर्ग को जो है डिजिटल शिक्षा के प्रति, कंप्यूटर शिक्षा के प्रति जोड़ा जाएगा, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। तो इसमें क्या है कि स्कूली शिक्षा को डिजिटलाइज करने का गलत है और इंटरनेट सारथी कार्यक्रम फेसबुक ये भी गलत है। तो आपने समझ लिया कि क्यों हमने इसकी चर्चा किया था। तो इसका पहला कथन सत्य है। आपका काम है कि इन दोनों कार्यक्रम को आप नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी चर्चा मैंने क्यों किया। एक आर्टिकल छपा था, फेसबुक नीड्स टू रिव्यू इट्स प्राइवेसी पॉलिसी सेज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक मामला गया था जिसमें कुछ बच्चे थे, आईआईटी संस्थान के कुछ बच्चे थे, और फेसबुक पे उन्होंने कुछ, फेसबुक पे नहीं इंस्टा पे उन्होंने कुछ पिक लगाई थी। और इंस्टा जैसा कि आप जानते हैं फेसबुक का ही है, तो इंस्टा पे जो उनकी पिक लगी हुई थी, बाद में कुछ समय बाद विभिन्न पोर्न साइट पर जो है उनकी जो पिक थी वो दिखने लगी थी, वहां पे उनकी पिक पब्लिश हुई थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और इसने बताया, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि फेसबुक को जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो सकें। तो इसी के संदर्भ में मैंने ये प्रश्न यहाँ पे रखा था। तो आज के लिए इतना ही। अपने क्विज के कार्यक्रम में यहीं पर मैं विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे जो भी महत्वपूर्ण क्विज होंगे उनको लेकर। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते भी चलें। धन्यवाद।